देखिए, देश हित में उन लोगों के खिलाफ आज हम दंगों की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम दिखाने जा रहे हैं। जो किसानों का आंदोलन कोई साजिश नहीं है। भारत में जो भी सोचता है कि पॉप स्टार रियाना, पूर्व पॉर्न स्टार मियां खलीफा जैसे कई लोग सिर्फ कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें भारत की या किसान की चिंता है, उनकी आज सोच बदल जाएगी। यकीन मानिए, हमारा खुलासा आपकी आंखें खोल कर रख देगा। सिर्फ 20 मिनट ध्यान से देश देखिएगा। आप भारत के खिलाफ पूरे अंतरराष्ट्रीय कुचक्र को आप समझ जाएंगे। कैसे? ग्रेटा थनबर्ग सिर्फ मोहरा है, चेहरा कोई और है। रिहाना, ग्रेटा, मियां सिर्फ कठपुतली, असल में डोर जो है ना इनकी, वो किसी और के हाथों में। आपको पता चल जाएगा। कल आप जानते हैं, जी न्यूज ने डीएनए में खुलासा किया था कि दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स और नेताओं का कृषि कानून का विरोध करना एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और इस साजिश के पीछे अंतरराष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग है। कल ही जी न्यूज ने आपको बताया था कि 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा की तरह एक और प्लान तैयार किया गया है। यह प्लान कल ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से ट्वीट करके दुनिया को बता दिया था। गलती से, फिर डिलीट कर दिया। गलती का पता लगा और एहसास हुआ गलती, फिर ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद ग्रेटा ने, आप जानते हैं, एक और ट्वीट किया और नए ट्वीट में किसान आंदोलन के नाम पर सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का उसके बाद खुलासा हो गया। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ साजिश के बड़े खुलासे क्या क्या हैं, समझिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि ग्रेटा की गलती से भारत विरोधी साजिश की पोल खुल गई, मतलब भेद खुल गया। दूसरा, 26 जनवरी की हिंसा की प्लानिंग 3 जनवरी से शुरू हुई थी। ये जब आप देखेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दंगों का, आप समझ पाएंगे। तीसरी बड़ी चीज, कृषि कानून बहाना था, मकसद हिंदुस्तान में दंगे भड़काना, हिंदुस्तान को तोड़ना था। चौथा खुलासा बहुत बड़ा, सिखों में असंतोष को भड़काकर मकसद पूरा करना, यह था इनका मकसद। ऑब्जेक्टिव्स में यह लिखा गया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप आगे देखेंगे। पांचवा, दुनिया भर में सिखों को भारत विरोध में खड़ा करना, यह ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है। डायस्पोरा का जिक्र किया गया दुनिया भर के। छठा खुलासा, साजिशकर्ताओं के लिए राष्ट्रवादी मीडिया सबसे बड़ा खतरा। बहुत डरते हैं ये लोग राष्ट्रवादी मीडिया से, बहुत डरते हैं कि इनसे बड़ा खतरा है। थ्रेट्स में लिखा गया है, थ्रेट्स में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, राष्ट्रवादी मीडिया। सातवां खुलासा, भारत की शांतिपूर्ण छवि को दुनिया में खराब करना, यह सबसे बड़ा मकसद है। इंडिया की इमेज को डेंट कर दिया जाए। इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है, इंडिया को आप डेंट करते हैं। आठवां खुलासा, भारत के कई राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा करना। नौवां खुलासा, पश्चिमी देशों की एजेंसियों के जरिए सोशल मीडिया के दुष्प्रचार। समझ गए अब आप? यह सबसे बड़ा खुलासा है। पश्चिमी देशों की एजेंसीज के जरिए पेड प्रोटेस्ट, पेड ट्वीट, पैसे देकर ट्वीट, सोशल मीडिया में दुष्प्रचार, वेस्ट से ये जो कुछ हुआ, रियाना से लेकर मियां खलीफा। और 10वां खुलासा, ये सब एक मोहरा है। आप जानते हैं, डोर किसी और के हाथों में है। ग्रेटा का नेता कौन, ये देखिए। तो रिमोट से चल रहा है आंदोलन। दंगों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। दिल्ली में दंगा पार्ट 3 की तैयारी। खुद को पर्यावरण कार्यकर्ता बताने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से दूसरी बार उस अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा कर दिया जो भारत को तोड़ने के लिए महीनों से चल रही है। ग्रेटा थनबर्ग ने 2 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कहा था, हम भारत में जारी किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। इस ट्वीट के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने एक और ट्वीट किया और गलती से उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। इस डॉक्यूमेंट में किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी की हिंसा से लेकर 6 फरवरी को होने वाले चक्का जाम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय साजिश का पूरा ब्यौरा था। टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है
कि 26 जनवरी के बाद डिजिटल 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। ये ग्रेटा की पहली गलती थी जिसका कुछ ही देर में ग्रेटा को एहसास हुआ और उन्होंने किसान आंदोलन पर टूल किट वाला डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बाद ग्रेटा ने फिर एक गलती की। उन्होंने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट ने किसान आंदोलन के नाम पर बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा कर दिया। ग्रेटा ने ट्वीट करते हुए लिखा, अगर आप भारत के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ये अपडेटेड टूल किट है। पिछला टूल किट हटा दिया गया क्योंकि वो पुराना टूल किट था। इस ट्वीट में हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स और हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ एक लिंक और शेयर किया था और ये लिंक ही किसान आंदोलन के नाम पर सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तह में ले गया। स्टे विद देम, स्टैंड विद देम, इस तरह के हैशटैग के साथ ट्वीट करने शुरू किए। लेकिन ग्रेटा थर्नबर्ग ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के नीचे उन्होंने एक लिंक छोड़ा और उस लिंक ने हमें वहां तक पहुंचाया जहां आप लोगों का पहुंचना जहां तक बहुत जरूरी है, ताकि हम इसको डिकोड कर पाएं कि 26 जनवरी 2021 से लेके और अब तक, या फिर 26 जनवरी 2021 से पहले कैसे प्लान हुआ है ये सब कुछ। किसान आंदोलन के नाम पे देश में दंगा भड़काने की प्लानिंग हुई कैसे है। वो खुद थर्नबर्ग ने अपने ट्वीट के नीचे वो लिंक छोड़ा और हम उस लिंक से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक पूरे स्ट्रीम से होते हुए उस आखिरी पन्ने तक पहुंचे जहां देश में दंगा भड़काने की डीपीआर हमें मिली, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ग्रेटा थर्नबर्ग ने सोशल मीडिया पर जो लिंक शेयर किया उस पर क्लिक करने से एक पेज खुला। उस पेज में किसान आंदोलन के बारे में कुछ बातों के अलावा हैशटैग आस्क इंडिया वाई भी दिया गया था। cryptpad.fr/pad और ये पूरा लिंक जो है, ये लिंक हमें कहां तक लेके जाता है, ये उनके ट्वीट के साथ जो उन्होंने ये कॉपी करके और ये लिंक अपने इस ट्वीट में अटैच किया हुआ है, ये लिंक हमें लेके कहां जाता है वो देखना और समझना बहुत जरूरी है। हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और इसके बाद हम पहुंचते हैं उस लिंक को क्लिक करने के बाद इस पेज पे। इस पेज पे हम स्क्रॉल अप करते हैं और यहां हमें एक और लिंक मिलता है। ये लिंक नहीं है, इनफैक्ट ये एक हैशटैग है, हैशटैग आस्क इंडिया वाई, डिजिटल स्ट्राइक हैशटैग आस्क इंडिया वाई, वीडियो/फोटो मैसेज। हम हैशटैग आस्क इंडिया वाई को कॉपी करते हैं। हैशटैग आस्क इंडिया वाई को कॉपी करने के बाद हमने इसके बारे में गूगल पर जानकारी ढूंढनी शुरू की तो हमें आस्क इंडिया वाई के नाम से एक वेबसाइट मिली। हैशटैग आस्क इंडिया वाई एक हैशटैग नहीं है, एक पूरा का पूरा वेबसाइट है। जब आप उसको कॉपी करके वहां जाते हैं तो एक हैशटैग एक वेबसाइट पे वो आपको डायरेक्ट करके लेके आता है। अब हम इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। ये वेबसाइट आपको कहां लेके जाता है वो देखिए। ये वेबसाइट askindiawhy.com आपको लेके जाता है एक पेज पे जिस पे लिखा हुआ है Why is India killing us? Why is India killing us? Killing its farmers. भारत अपने किसानों को क्यों मार रहा है? हैशटैग आस्क इंडिया वाई की वेबसाइट के मुख्य पेज पर 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के समर्थन में कुछ बातें लिखी हुई थी। वेबसाइट पर एक संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का नाम लिखा था। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में गूगल पर जब हमने सर्च किया तो हमें इस नाम से एक वेबसाइट और वेबसाइट पर एक लिंक मिला। ये लिंक ही भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश का दस्तावेज है। इस लिंक में सबूत है कि 26 जनवरी को हुई दिल्ली हिंसा भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय प्लान था और ये लिंक सबूत है कि किसान आंदोलन के नाम पर भारत को तोड़ने की बड़ी तैयारी हो रही है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जानते हैं ग्रेटा ने जो लिंक शेयर किया था ना, उसने हमें ऐसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक पहुंचा दी जिसमें किसान आंदोलन के नाम पर भारत तोड़ने का दरअसल एक पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। यह साजिश इस बात की है कि सरकार अगर कृषि कानून वापस भी ले ले तो भी कैसे भारत के खिलाफ साजिश का आंदोलन जारी रखा जाए। मतलब वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कल को सरकार ने अगर कानून रद्द कर दिए तो आगे क्या।
मतलब कानून तो एक बहाना है, भारत को जलाना है, तो कृषि कानून अगर वापस हो गए तो आगे क्या करेंगे? उन्हें इस बात की चिंता हो रही है। साजिश इस बात की है कि भारत के खिलाफ कैसे दुनिया भर के सिखों को भड़काया जाए और कैसे दुनिया में भारत की शांति प्रिय छवि को, ये सबसे बड़ी चीज है, डेंट किया जाए, खराब किया जाए। ध्यान दीजिए कि आज दिल्ली पुलिस ने भी यही कहा है। पोएटिक फॉर जस्टिस, मेरे हाथ में भी है, पोएटिक फॉर जस्टिस का ये वो पेपर है। आतंकवादी संगठन खालिस्तान से जुड़ा है, ये दिल्ली पुलिस ने कहा है, और इसी संगठन के दुष्प्रचार को ग्रेटा आगे बढ़ा रही है। 26 जनवरी के दंगे, 3 जनवरी से तैयारी। कृषि कानून बहाना, मकसद हिंदुस्तान जलाना। भारत के खिलाफ ये उसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ब्लूप्रिंट है जो कृषि कानून के विरोध के नाम पर तैयार किया गया। इंटरनेट पर मौजूद भारत विरोधी दंगों के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पहले ही पेज पर लिखा है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, और दंगों का ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने। नोट में लिखा है डेटा इज कलेक्टेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन पर्पसेस ऑनलाइन, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड और मेड पब्लिक इन एनी वे। पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा, पब्लिक नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। प्रेजेंटेड बाय एमओ धालीवाल, को फाउंडर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तीसरे पेज पर ही दंगों की पूरी तैयारी की साजिश का ब्यौरा है। ध्यान दीजिए, टाइमलाइन की पहली तारीख लिखी है 3 जनवरी और आखिरी तारीख 26 जनवरी, यानी वही दिन जब दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई। अब ध्यान दीजिए कि किसान नेता क्यों 26 जनवरी को ही दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए अड़े थे। इसीलिए जी न्यूज के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसान नेताओं को हिंसा की पहले से जानकारी थी। हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। दंगों के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के 6ठे पेज पर ध्यान दीजिए। इस पेज पर लिखा है 3 तरह के पंजाब हैं, पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी और तीसरा दुनिया की हर वो जगह जहां पंजाबी बसे हुए हैं। भारत विरोधी साजिश के लिखित दस्तावेज के 4थे पेज की 7वीं लाइन पर ध्यान दीजिए। इस लाइन में कहा गया है कि भारत के उदारवादी और बुद्धिजीवी यानी सहिष्णु गैंग पूरी तरह से उनका समर्थन नहीं कर रहा है। इंडियन लिबरल्स एंड अर्बनाइट्स आर नॉट फुली एक्सप्रेसिंग देयर सपोर्ट। इस बात की चिंता है कि भारत के जो लिबरल्स हैं और भारत के जो अर्बनाइट्स हैं, अर्बन नक्सल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अपनी बात को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो हमारा वो सिचुएशन है, और ये सिचुएशन में इसको इसलिए मेंशन किया गया है कि इसको हमें ठीक करना है। कैसे उन तक हमें पेनिट्रेट करना है, कैसे उन तक हमें पहुंचना है, और ताकि उनको हम ये समझाएं या बता पाएं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट के लिए क्या करें। भारत विरोधी साजिश में जो ग्रेटा के नेता हैं, उन्होंने 7वें पेज पर उनकी ताकत, कमियों, अवसर और खतरों के बारे में बताया है। 7वें पेज के वीकनेस यानी कमजोरी वाले कॉलम के 4थे पॉइंट पर लिखी बात पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है नो प्लान बियॉन्ड रिपीट, यानी कृषि कानून वापस होने के बाद कोई प्लान नहीं है। यानी कृषि कानून वापस भी ले लिया जाए तो भी भारत विरोधी ये साजिश किसी और आंदोलन के रूप में जारी रहेगी। नो प्लान बियॉन्ड रिपील, आप समझ रहे हैं क्या है? अगर सरकार अचानक से एक दिन कहती है, भारत सरकार की, चलिए भैया बहुत प्रोटेस्ट हो गया, और मान लीजिए अगर अचानक एक दिन केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम ये कृषि बिल, ये किसान बिल वापस लेते हैं, अगर सरकार ये फैसला ले लेती है कि हम किसान बिल वापस ले लेते हैं, तो फिर क्या?
उसके बाद तो पूरा प्रोटेस्ट खत्म, उसके बाद का तो हमारा प्लान ही नहीं है। और ये यहां लिखा हुआ है, नो प्लान बियॉन्ड रिपील। अगर किस कृषि बिल वापस ले लिया जाता है, वैसी स्थिति में तो सब हवा निकल जाएगी। अब अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दीजिए। भारत विरोध के साजिशकर्ता उन लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया मानते हैं जो किसान बिल का समर्थन कर रहा है और खालिस्तान की साजिश पर चुप है, और गोदी मीडिया कहते हुए खतरा जी न्यूज जैसे उस राष्ट्रवादी मीडिया को मानते हैं जो लगातार इस साजिश से सावधान कर रहा है। थ्रेट्स, इस आंदोलन को थ्रेट्स किस किस बात से हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेरेंस, स्टेट वायलेंस एंड ब्रॉड रीच ऑफ गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो चीजों को दिखा रहा है, जो चीजों को ग्राउंड रिपोर्ट करके बता रहा है आपको कि देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये उनका थ्रेट है। दंगों की इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के 8वें पेज पर लिखी इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, भारत की योग और चाय छवि को खत्म करें। 11वें पेज पर किसान आंदोलन की आड़ में साजिश कर रहे लोगों को सावधान करते हुए बताया गया कि जो सरकार विरोधी बातें कर रहा है उसे देशद्रोही बताया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट खुलासा है कि ग्रेटा, मियां खलीफा और रियाना जैसे लोग सिर्फ इस साजिश के मोहरे हैं। ग्रेटा गैंग का नेता तो कोई और है जो विदेश में बैठा हुआ है और पूरी दुनिया में सिखों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, किसान आंदोलन की ना एक और विडंबना है। किसानों ने शुरू से कहा कि आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल किसी को नहीं करने देंगे, कोई मंच नहीं देगा राजनीतिक नेताओं को। 26 जनवरी से पहले तक नेता किसानों के मंच से दूर भी रहे। हाँ, ये दूरी बनाई गई शुरुआत में, लेकिन जब से टिकैत के आंसुओं का सैलाब टूटा है ना, राजनेताओं की जैसे लॉटरी लग गई है। मौका मिल गया, मौका मांगे बिना मांगे। मतलब आज हर नेता गाजीपुर बॉर्डर की ओर दौड़ रहा है। सुबह सुबह दौड़ लगनी शुरू हो जाती है। आज भी जब संसद का सत्र चल रहा है तो 10 दलों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर की बैरिकेडिंग तक देखने पहुंचे थे। इसलिए आपको दिखाते हैं आज कैसे राकेश टिकैत के कंधे पर टिक रही है विरोधी दलों की सियासत। देखिए, किसानों का कंधा पकड़कर सियासत की डूबती नैया बचाने की तैयारी थी। सुबह से ही काफी शोर था। 10 विपक्षी दलों ने तय किया था 15 सांसद ढूंढ ढूंढ कर जुटाए गए थे। 71 दिनों बाद सारे के सारे नेता किसानों को इंसाफ दिलाना चाहते थे। प्लान पहले बन चुका था। सुबह सुबह सब जुट गए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर जाने के लिए बसें लाई गई थी। बस में बैठने से पहले बयानबाजी का दौर चला। गाजीपुर बॉर्डर में जा रहे हैं किसानों का साथ सिंपैथी और सपोर्ट दिखाने के लिए। हम देखेंगे कि वहाँ सरकार की ओर से बहुत सारे कदम उठाया गया जो किसानों का खिलाफ है। बैरिकेड और ब्लॉक्स और बार्ब्ड वायर्स, ये सब देखेंगे अपना आँख से, किसान से बात करेंगे उनका मांग पर। कि काफ़ी सारी 8-10 पार्टियां इकट्ठे होके ये जो मीडिया में निकल रहा है कि किस तरह वहाँ पे स्पाइक्स लगा के 11 फुट की खाइयाँ करके कंक्रीट की दीवारी करके 13 लेवल की एक बैरिकेडिंग की गई है। तो ये क्या हिंदुस्तान के अंदर जितना पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, अपने देशवासियों के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? वहाँ उनका पानी बंद, बिजली बंद, इंटरनेट बंद। ये कोई भगवान ना करे कोई हादसा, कोई आग लग जाए, कोई बीमार हो जाए, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड जा सकती है। और पार्लियामेंट में हमें टाइम दिया नहीं जा रहा है इस मुद्दे को उठाने के लिए जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है आज। तो इसलिए कईयों ने ये महसूस किया कि उधर जाके हम हालात देख के आके बैरिकेडिंग का आके स्पीकर साहब को समझाएं कि ये कितना ज़रूरी है, इससे कि किसी के जान में नुकसान ना हो जाए। ये इसका बात हम करें। बस रुकी, नेता उतरे, कैमरे सामने थे, फिर बताया कि गाजीपुर बॉर्डर आए क्यों हैं और क्या करके जाने वाले हैं। ये हम सारी किसानों की ही बेटियां हैं। हम ज़रूर सीखे हैं, पढ़े हैं, शहरों में रहे हैं, लेकिन हम सब जो हमारा सबका किसानों का जो रिश्ता है वहीं से, जो हमारा मराठी में हमारे कहावत है अन्नदाता सुखी भव, जो हमको खाना देता है, अन्नदाता को ही भगवान मानने वाले हम लोग हैं और यही संस्कार हम पे हुए हैं। और ये जो हमारा अन्नदाता है वो अगर अनशन पे बैठा है तो वहाँ किस हाल में है, किस तरह ये जुल्म उन पे ये केंद्र की सरकार कर रही है, उनके साथ हम खड़े रहे। महाराष्ट्र में भी हमारा ऐसे एक आंदोलन हुआ, बहुत अच्छे से किया और हम सब किसानों के साथ हैं। हमारी सिर्फ इतनी विनती है कि सरकार चर्चा करे और हम इन सब किसानों को न्याय दें। बैरिकेडिंग काफी दूर ही की गई थी।
नेता उतरे तो पैदल मार्च शुरू हुआ। मीडिया के कैमरे चमकने लगे, रिपोर्टर्स बयान दर्ज करने लगे, सांसद बताने लगे कि गाजीपुर बॉर्डर क्यों आए हैं, बैरिकेडिंग तक पहुंचने वाले थे, लेकिन अब तक कुछ हैपनिंग नहीं हुआ था। नेताओं ने सोचा नारेबाजी ही कर लेते हैं। दो तीन सांसद नारे लगा रहे थे, लेकिन कनिमोई, हरसिमरत कौर और सुप्रिया सुले ने नारेबाजी में शिरकत नहीं की। देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शील। किसी को उपद्रवी में शहीद नजर आते हैं, पर हमें वर्दी में शहीद दिखते हैं। एक नेता के तौर पर जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को होना चाहिए था, वहां आज जी न्यूज पहुंचा। ये सोच की बात है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज नवरीत सिंह के घर पहुंची। नवरीत सिंह वही था जिसकी 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। प्रियंका वाड्रा नवरीत सिंह के शांति पाठ में शामिल हुई, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। यहां पर ध्यान देने वाली बात है ये वीडियो, जिस नवरीत सिंह की जान 26 जनवरी को दिल्ली में तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चलाते हुए हुई, जिस नवरीत सिंह ने बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिस नवरीत सिंह ने वहां पर मौजूद पुलिस वालों की सुरक्षा का भी ख्याल नहीं रखा, उस नवरीत सिंह को प्रियंका वाड्रा ने शहीद बताया। उपद्रवी नवरीत की मौत पर शहादत के फूल चढ़ाने प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली से 225 किलोमीटर की दूरी तय करके उत्तर प्रदेश के रामपुर गई, लेकिन दिल्ली में रहकर भी हिंसा में घायल पुलिस वालों या उनके परिवार से मिलने नहीं गई। अगर प्रियंका चाहती तो दिल्ली में अपने घर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा रहे घायल पुलिस वालों से भी मिल सकती थी, लेकिन प्रियंका वाड्रा को लगा कि उनकी राजनीति के लिए रामपुर जाकर नवरीत सिंह के परिवार से मिलना उन्हें ज्यादा सूट करेगा। इसीलिए शायद प्रियंका रामपुर गई और उपद्रव मचाते हुए जान गंवाने वाले युवक को शहीद का खिताब दे दिया। लेकिन जो पुलिस वाले अपनी जान दांव पर लगाकर दिल्ली की रक्षा कर रहे थे, ऐसे उपद्रवियों से जनता को बचा रहे थे, प्रियंका को उनसे और उनके परिवार वालों से मिलने का ना तो वक्त मिला और शायद ना ही उनकी इच्छा हुई। जहां प्रियंका को जाना चाहिए था, वहां जी न्यूज पहुंचा। जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ उन परिवार वालों से मिली, पुलिस वालों के घर पर गई, उनके परिवार वालों से उन्होंने बातचीत की, जिनकी जान दिल्ली हिंसा में जाते जाते बची थी, जो पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए थे। जी न्यूज आज इन लोगों का दर्द दिखाएगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने रामपुर में नवरीत सिंह के घर कितनी भावुकता के साथ राजनीतिक अभिनय किया। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से विद्यापीठ से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा। यानी एक उत्पाती के लिए संवेदना और दिल्ली के रखवाले के लिए संवेदनहीनता। प्रियंका गांधी वाड्रा से हम सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहते हैं। प्रियंका से जो 2 सवाल हैं, उनमें पहला सवाल ये कि उपद्रवी के घर गई, घायल पुलिस वालों से क्यों नहीं मिली। सवाल ये है कि क्या दिल्ली के रखवालों के लिए कोई संवेदना नहीं है क्या? पुलिस के परिवार वाले जब सियासत की ऐसी संवेदनहीनता देखते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी, आज आपको ये भी जरूर देखना चाहिए। ये है लीना पालीवाल, दिल्ली के अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल की पत्नी। एसएचओ प्रदीप पालीवाल वही पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर 29 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से हमला किया था। ये हैं उस बहादुर पुलिस वाले के किसान पिता प्रेमचंद पालीवाल और ये हैं प्रदीप पालीवाल के बड़े बेटे हर्ष और ये छोटे बेटे दक्ष। जी न्यूज रिपोर्टर पूजा मक्कड़ घायल एसएचओ प्रदीप पालीवाल के घर पहुंची, उनके परिवार से मिली,
ये जानने की कोशिश की कि जब इनके पिता के ऊपर तलवार से हमला हुआ था तो इनके दिल पर क्या बीती थी। और संयोग देखिए, जिस समय पूजा मक्कड़ घायल पुलिस अधिकारी के घर पर थी, उसी समय प्रियंका गांधी वाड्रा रामपुर में दिल्ली हिंसा के उपद्रवी नवरीत सिंह के घर पर मौजूद थी। 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर जमकर दंगा हुआ। उसके बाद भी कई जगहों से हिंसा की खबरें आती रहीं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई, हम तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद कुछ देर बाद आप लोग भी भूल जाते हैं, खबर आगे बढ़ जाती है। लेकिन उस खबर का जो असर होता है वो असल में उन लोगों पर जरूर होता है जो उस दंगे की जद में आए। और इस बार 300 से ज्यादा पुलिस वाले इन दंगों की जद में आए थे। हम उन्हें नहीं भूले और इसीलिए आज आपको उनके परिवारों से मिलवा रहे हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान के नाम पर जो दंगे भड़काए गए, उनकी आंच सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले पुलिस वालों ने झेली, जो चाहते तो लाठी का जवाब बंदूक से दे सकते थे, लेकिन दिया नहीं। हमारे साथ इस वक्त एसएचओ अलीपुर प्रदीप पालीवाल का परिवार है। अगर आपको याद हो तो सिंघू बॉर्डर पर इसी तरह का दंगा हुआ था ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी के, और उस दौरान उनके हाथ में तलवारें लगी थी और जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन उन तस्वीरों के बाद का सच आज आपको परिवार से सुनना चाहिए। उनकी पत्नी हमारे साथ है। मैम, अपना नाम बताइए। लीना पालीवाल। लीना जी, जैसे आप बता रही थी, कितने दिनों से प्रदीप जी घर नहीं आए हैं? ये जब से आंदोलन शुरू हुआ था 24 तारीख से 24 नवंबर से बैठे थे, तब से ही वो घर नहीं आए थे। 21 नवंबर वो लास्ट घर आए थे, हमसे मिले थे 21 नवंबर। तो जब ये शुरू हुआ सब कुछ, आपको अंदाजा था कि इतना लंबा वक्त बीत जाएगा और वो घर भी नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता था, और इतना ये भी नहीं लगता था कि इतना लंबा खींचेगा। और ये था कि शायद वो आ पाएंगे, लेकिन ड्यूटी ऐसी थी कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बॉर्डर पे ही खड़े रहना पड़ता था, और रात में भी उनको कई रात जगह भी हैं वो वहाँ इसी तरह। तो फिर घर आने का तो मतलब ही नहीं था उनको। एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर जब तलवार से हमला हुआ था तो उस वक्त जी न्यूज रिपोर्टर वरुण भसीन वही मौजूद थे। सर, क्या हुआ था? सीधा हमला वहाँ पर डटे रहे। देखिए, आप देखिए इनके हाथ पर कर रहे हैं, जो पूरा हाथ फट गया है। क्या किया था सर? क्या हमला? गाड़ी का हमला कर रहा था पब्लिक को मैं बचा रहा था। हाँ, तो किसने हमला, क्या हुआ, किस तरीके से, कैसे लगे? वो उनको ले गए उनको। उन्होंने हमला किया था क्या? नंगी तलवार से? नंगी तलवार से हमला किया। देखिए इस वक्त कितने लोग होंगे आपके ऊपर हमला करने वाले? काफी लोग थे। पूरे तलवार से अगर आपको 20-25 कितने? एक तो सतनाम पन्नू था। सतनाम पन्नू भी था? हाँ जी, हाँ जी। सतनाम पन्नू खुद और पनेर भी था। पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे थे सर। दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। तो में से किसने वार किया? किसने वार? दूसरे ने किया, भड़का हो रहे थे। जिसने वार किया उसको पकड़ लिया? हाँ, उसको पकड़ लिया। प्रदीप पालीवाल से हमले के तुरंत बाद हुई बातचीत का ये हिस्सा हमने आपको सुनाया, लेकिन उनके परिवार को इस हमले का पता कैसे चला? जी न्यूज़ पर जब हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे, मुझे याद है हमारे रिपोर्टर वरुण वहाँ थे और वो बात कर रहे थे प्रदीप जी से, और उनके हाथों से बहुत खून निकल रहा था। उससे पहले तक आपको कोई खबर, कोई अंदाजा था कि ऐसा कुछ वहाँ हो गया है? नहीं, ऐसा अंदाजा नहीं था, लेकिन थोड़ी मन में चिंता थी, क्योंकि एक दिन पहले जो गांव वाले आए थे प्रोटेस्ट के लिए, उन्होंने वो वार्निंग देके गए थे कि कल हम ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो थोड़ा सा अंदर चिंता थी कि कैसा क्या होगा आज वहाँ। तो हमें ऐसा कुछ ये नहीं था अंदर कि इस तरह का कुछ हो जाएगा दंगा। फिर आपने सीधे टीवी पर ही? मैंने फिर वो टीवी चल रहा था, हम न्यूज़ ही देख रहे थे, और न्यूज़ पे ही एकदम जैसे ही हाईलाइट्स आई कि इस तरह से थाने एसएचओ को लग गई है, तब एकदम हमें थोड़ा सा घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई है सुनकर कि एसएचओ, क्योंकि दिखा रहे थे जिस तरह के विजुअल, उसको देखकर हम बहुत चिंता में आ गए थे। बहुत खून निकल रहा था? बहुत खून निकल रहा था, और हमारा कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा था। हम फ़ोन भी लगा रहे थे, और करीब मेरा 2-3 घंटे बाद उनसे कॉन्टैक्ट फ़ोन पे बात हो पाई, जिसमें उन्होंने कहा मैं फ़ाइन हूँ, लेकिन बाद में दिखा कि वो चोट ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा चोट थी। प्रदीप पालीवाल के बड़े बेटे हर्ष भी पिता के ऊपर हुए तलवार से हमले को देखने के बाद डर गए थे। हम लोग भी जब वो तस्वीरें देख रहे थे तो हमें लगा था कि ये फौरन अस्पताल जाएंगे, लेकिन जैसा उनका बेटे बता रहे हैं, वो कुछ देर तक अपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर, और हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। हर्ष, जैसे आपने बताया, जब आपकी बात हुई तो उस वक्त उनके मन में क्या ये था कि आज किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए मैटर, या कुछ देर और मैं अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पर रहूं? जी, पापा ने यही बताया था कि वो मेरी लाइन ऑफ ड्यूटी है, वो भले ही मेरे को चोट लगी हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि वहाँ पे मैं रहूँ, जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करूं। तो
आपने भी टीवी पर ही देखा? जी मैम मैंने भी टीवी पर ही देखा था। और वो एक्चुअली जब से 26 वाला जो ट्रैक्टर रैली के बाद से ही हमारे यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक न्यूज़ चैनल ही चलते रहते थे। फिर उसके बाद जो लोकल्स आए दोबारा 27 को कि खाली कराने के लिए, फिर हमारे को भी ये चिंता हो गई कि लोगों के पास इतने खतरनाक हथियार भी हैं और पापा वहीं ड्यूटी पे भी हैं। वी वर वेरी मच वरिड। फिर उसके बाद 29 को जो विजुअल्स आए फिर हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। क्या बताया पापा ने, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो कितनी चोटें उनको लगी हैं? उनको तीन जगह घाव आए थे। लेफ्ट हैंड की छोटी वाली फिंगर पे, पाम पे और फोर आर्म पे। वो काफ़ी गहरे घाव थे उन्होंने, लेकिन परिवार वालों को चिंता ना हो इसलिए बोल देता मैं ठीक हूँ, कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। और स्टिचेस भी लगे आप बता रही थी? हाँ, 55 से 60 के करीब स्टिचेस हैं उनके। 55 से 60? हाँ, तीनों जगह जो 3 जगह कट है, तीनों जगह 55 से 60 टोटल। तलवार का ही घाव? तलवार के घाव जी। आप सोचिए, हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त वो वापस अपनी ड्यूटी पर हैं और अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका ही थाना क्षेत्र है सिंघू बॉर्डर, जहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। तो जिसकी भी तलवार उनको लगी, वो ज़रा सोचे कि क्या वो अपने आप को किसान कहलाना चाहेगा। उनके पिताजी हमारे साथ हैं। अंकल, आपने भी सीधे टीवी पर ही देखा होगा, उस वक्त कुछ चिंता हुई मन में? बच्चों ने बताया मुझे। जी, बच्चों ने बताया। फिर उसके मैंने टीवी इन्होंने खोल दिया, मैंने देखा। उस टाइम पे घाव ज़्यादा देख के मुझे घबराहट हुई, थोड़ी सी चिंता हुई कि भाई तो हाँ काफ़ी खून निकल रहा था। यही उन्होंने बताया प्राची पूरी बात। तो बस, और बगैर सिवाय चिंता के मैं और क्या कर सकता था। फिर बात आपकी कब हुई? मेरी बात तो मैं हॉस्पिटल गया उनके पास। अच्छा, आप देखने? हाँ, वहाँ पर बात हुई मेरी तुमसे। तो वहीं पर देखा मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये प्लास्टर है, ये उंगली पे ज़्यादा चोट है। वो यहाँ भी था, वैसे दूसरे हाथ में तो मामूली लगा है, लेकिन ये चोट ज़्यादा थी। ये ज़्यादा थी, काफ़ी गहरे घाव थे। हाँ, गहरे। हम लोग भी तस्वीरों में देखकर 1 मिनट के लिए हैरान रह गए थे कि अचानक से 26 जनवरी की हिंसा के बाद एक बार फिर से तस्वीर बिगड़ रही है, कहीं हालात बहुत खराब ना हो जाएं। आपको लगता है वाकई ये किसान आंदोलन है और ये जो लड़ रहे हैं, आपके पिताजी भी उसकी जद में आए, दिल्ली पुलिस के बहुत से जवान उसकी जद में आए, वो सब क्या किसानों से लड़ रहे थे तो ये हालात हुए? मैम, किसान तो मेरे दादाजी खुद थे, बट आप किसान रहे हैं? हाँ, हमारा हम पूरा परिवार किसान पर सब गाँव में खेती करते थे। तो हमने तो आज तक मैं गांव में ही रहने 5 जाटान है गाँव थे, जी सोनीपत के पास। वहाँ ज़मीन थी और वो हम खुद हम खेती करते थे और साथ में पढ़ते। तो हमने तो आज तक किसी भी किसान के हाथ में देखा नहीं इतना, बट ठीक है, जो जैसा भी है। पापा की ड्यूटी थी, पापा को तो निभाने था वहाँ पे जो भी करना था। तो हैं 2 महीने तो वहीं पे तैनात हैं, उनको भी पता है कितने ज़्यादा खतरनाक उनके ऊपर वेपन्स हैं, बट हमें तो उनको ड्यूटी निभानी थी, उनको तो वहाँ पे था। आपको कभी चिंता हुई ऐसी तस्वीरें देखकर कि जो फ्रंट लाइन पर खड़ा है, वहाँ पर खड़ा होना शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, तो करने से डरते हैं हम? चिंता है तो प्राउड फील होता है पापा के लिए कि मतलब ऐसे लोग उसको बचाने के लिए उन्होंने अपने हाथ पे सवार ले लिया, क्योंकि वो कहीं भी लग सकता था वो वेपन। तो चिंता तो होती है हल्की, पर उससे ज़्यादा प्राउड होता है। तो सब कुछ लगता है तो ठीक है, हमारे पापा अगर वहाँ पे खड़े तभी हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल, एक पुलिस वाला जो 2 महीने से अपनी ड्यूटी निभा रहा है, उसी जगह पर तैनात है, लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी उसके पास है, वेपन्स उसके पास भी हैं, पावर उसके पास भी है, लेकिन उसका काम है सबसे पहले जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में बैठे हों, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे उसे इंश्योर करना। उसके बदले में वो अपने हाथों पर तलवार खा रहा है। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो भी इस तस्वीर को देख रहे होंगे, आज अपने आप से सवाल ज़रूर पूछें। आपसे मैं जानना चाहूँगी, कितने लोग आए उसके बाद, कितने नेता, मंत्री, सांसद, कितने लोग पूछने के लिए आए हालचाल? देखिए, डिपार्टमेंट के तो काफ़ी आ ही रहे हैं, नेता मंत्री में तो अभी मैं ऐसे तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ एक्स जो रहे हैं मेयर वगैरह वो घर पे ही आए हैं विजिट करने के लिए। ये सवाल मैंने आपसे आज इसलिए पूछा क्योंकि प्रियंका गांधी रामपुर गई हैं एक आदमी को देखने जिसका ट्रैक्टर पलट गया था। पुलिस वालों के घर शायद अभी तक नहीं पहुंचा कोई? नहीं, अभी इस तरह तो नहीं, पर हाँ ऐसा अभी नहीं हुआ अभी तक तो। अभी तक हाँ, पर एक मैं जो बता रही हूँ बीजेपी से ही थे वो, मेयर जो आए थे, एक्स मेयर थे, वो पूछने कार्यकर्ता थे हाँ बीजेपी के।
बिल्कुल। तो देखिए ये घर बहुत दूर नहीं है, हम जहां पर मौजूद हैं जगह आज़ादपुर है, और अगर कांग्रेसी नेता जो हैं वो रामपुर जा सकते हैं और उनको एक तरफ दर्द नजर आता है और दूसरी तरफ एजेंडा नजर आता है, तो एक बार आकर सिर्फ पुलिस वालों के परिवार से मिल लें, शायद हकीकत उनके सामने भी आ जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे मैम, ये किसी तरह की मदद की जरूरत, कुछ ऐसा लगा हो कि हेल्प चाहिए या नहीं मिल पा रही है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो एसएचओ प्रदीप पालीवाल और उनके परिवार वालों पर क्या बीती ये आप समझ गए होंगे। सोचिए, फर्ज की खातिर प्रदीप पालीवाल 2 महीने तक घर नहीं गए थे। सिंघू बॉर्डर पर जब से किसान आंदोलन चल रहा है तब से वो सिंघू बॉर्डर पर ही दिन रात तैनात है। इस बीच उनके परिवार में 3 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। उनके पिता, उनकी पत्नी और बड़े बेटे को कोरोना हो गया था, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि प्रदीप पालीवाल तो सिंघू बॉर्डर पर अपना फर्ज निभा रहे थे। और सिंघू बॉर्डर पर जब उनके ऊपर तलवार से हमला हुआ, इलाज के दौरान उन्हें 55 टांके लगे। और जानते हैं वो कितने दिनों बाद काम पर लौट गए? सिर्फ 5 दिन बाद उन्होंने बॉर्डर संभाल लिया। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे पुलिस वालों के परिवार से मिलना सम्मान की बात है। अब आपको एक ऐसे पुलिस वाले की कहानी दिखाते हैं जिन पर 26 जनवरी को लाल किला परिसर में हमला किया गया। उस पुलिस वाले का नाम है पीसी यादव। जी न्यूज इस घायल पुलिस वाले के घर भी पहुंचा। ये हैं दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पीसी यादव। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान लाल किला पर तैनात थे। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी लाल किला में घुसे और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। अपने साथियों को बचाने की कोशिश में पीसी यादव घायल हो गए। इनका हाथ टूट गया, सिर पर टाके लगे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को कांस्टेबल पीसी यादव के जख्म नहीं दिखते। उन्हें उपद्रवी ही पीड़ित लगते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पीसी यादव जी से, जो उस वक्त लाल किले पर ही मौजूद थे जब यह हंगामा शुरू हुआ और सबसे ज्यादा उत्पात और हंगामा लाल किले पर ही हुआ। आपने यादव जी उनको रोकने की भी कोशिश की होगी, और कहां से आप फॉलो करते हुए आ रहे थे? क्या हुआ था आपको जो भी याद है आप बताएं। हमारी ड्यूटी बुराड़ी चौक पे थी और बुराड़ी चौक पे बैरिकेडिंग करके हम लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुराड़ी चौक पे उन्होंने सारे बैरिकेड तोड़ दिए। उसके बाद फिर हमने मजनू का टीला जाके भी उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ भी सारे बैरिकेड तोड़े, और जब ये लोग रेड फोर्ट की तरफ चल दिए तो हम लोग भी इनके साथ साथ इनके पीछे पीछे रेड फोर्ट गए। रेड फोर्ट में जाके ये लोग रैम्पट पर चले गए तो हम लोग भी इनके पीछे रैम्पट पर थे और रैम्पट से इनको उतारने की कोशिश कर रहे थे। और जब इनको रैम्पट से नीचे उतारा तो नीचे उतारते ही लोग काफ़ी एग्रेसिव हो गए। अब इन लोगों के पास सभी तरह के हथियार थे। इनके पास तलवारें थीं, इनके पास भाले थे, इनके पास फरसे थे, और उन्होंने जो नीचे पुलिस फोर्स था उन पे सब पे हमला करना शुरू कर दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.